इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 71 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इन कीमतों के बढ़ने के बाद से राजनीतिक संग्राम भी छिड़ गया है। जहां सत्ता पक्ष इसे वैश्विक समस्या बता रही है, वहीं विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ईंधन के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल 95 रुपए से ऊपर बिक रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीतिक संग्राम भी तेज हो गया है। सत्ता पक्ष इसे वैश्विक संकट बता रहा है। एनडीए नेताओं ने कहा कि सरकार इसको कंट्रोल करने के प्रयास कर रही है। तो दिक्कत सारा दुनिया की तरफ नजर बुलाई एकदम। पिछले 3-4 साल से क्या चल रहा है। कुछ देशों में तो पेट्रोल डीजल मिलता ही नहीं है। रात रात भर लोग लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल कंपनियों को नुकसान होते हुए भी लोगों को राहत दी थी। लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया कि कुछ ना कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा। उतना ही मिनिमम बढ़ाया गया है। परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है। पेट्रोल, गैस, डीजल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए दुनिया का साथ तालमेल रख के हम लोग चलना पड़ रहा है। परिस्थिति स्वाभाविक होगा तो पहले लोगों को ही राहत मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चिंता, लगातार प्रयास के कारण कम कुछ तो बढ़ेगा ही जो हालत है वैश्विक संकट। इसीलिए उस अनुपात में प्रधानमंत्री जी लगातार लगे हैं। तो कुछ जो पेट्रोलियम कंपनियों को इतना भारी नुकसान हो रहा है, तो पेट्रोलियम कंपनियां कुछ ना कुछ तो बढ़ाएगी। पेट्रोलियम उत्पाद में भारतवर्ष आत्मनिर्भर नहीं है। हम विदेश से आयात करते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पाद का बढ़ोतरी होना, इसका मूल कारण है पश्चिम एशिया में जारी संकट। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध और युद्ध की स्थिति जो है, उसके चलते दुनिया इस चुनौती से जूझ रहा है। जो देश पेट्रोलियम में उत्पादक राष्ट्र नहीं है, उनको चुनौती। 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि पर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी उन्हीं लोगों को खत्म करना चाहती है जिन्होंने उन्हें वोट देकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है। महंगाई की चौथी किश्त है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, भाजपा को इसकी बधाई। 8 रुपए तक तेल के दाम बढ़ गए हैं पिछले 12 दिनों में। यूपीए का शासन था, $140 पर क्रूड ऑयल था, हमने तेल 60 रुपए में बेचा। आज $105 का तेल है, उसके बाद भी 100 रुपए के पार तेल कर दिया है। पिछले 10 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम 7.5 रुपए बढ़ चुके हैं। कोई शहर, कोई राज्य ऐसा नहीं है इस वक्त पूरे देश का जहां 100 रुपए से कम में पेट्रोल मिलता हो। बीजेपी शासित ज्यादातर राज्यों में 110 रुपए के भी पार पेट्रोल जा चुका है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों ने उनको वोट दे के सरकारें बनवाई, उन्हीं लोगों को अब महंगाई से खत्म करना चाहते हैं, उन पे महंगाई की मार डालना चाहते हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे ज्यादा चिंता आम आदमी को सता रही है। लोगों की मांग है कि सरकार जल्द कोई ऐसा कदम उठाए जिससे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके और आम जनता को राहत मिल सके। तो वहीं मुंबई में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट, हॉर्मुज जलडमरू मध्य संकट, रूस यूक्रेन युद्ध संकट, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध संकट, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट का संकट है, तेल की बढ़ती कीमतें, और ये कोई आम बढ़ोतरी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। इन सभी का भुगतान केवल विदेशी मुद्रा के माध्यम से ही करना होगा। इसलिए ये चुनौतियां तो होंगी ही, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है और मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम उन चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगे। No, as I said, the West Asia crisis, Strait of Hormuz crisis, Russia-Ukraine war crisis, Iran, Israel, US war crisis,
the supply chain disruption crisis, the increasing fuel price, fertilizer price. And they are not minor increase, they are very serious increases, all of which will have to be paid through foreign exchange only. So these are going to be challenges, but I'm confident, and I'm saying this with responsibility, I'm confident with the guidance of the Prime Minister, we will be able to handle those challenges which are not of our making. If crude oil prices are growing, one week it is 83, another week 86, 92, 101, 102, 116, we will have to constantly monitor this, but make sure that people are not going to suffer. बेंगलुरु में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज सुबह जब हम जागे तो हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ₹2.71 प्रति लीटर बढ़ गई हैं। दूसरी खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं। वे $100 प्रति बैरल से नीचे गिरकर $98.6 प्रति बैरल पर आ गई हैं। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने मेरे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कर्नाटक के हर भाई बहन, हर कन्नड़ भाषी और देश के हर नागरिक का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज़ादी के 78 साल बाद बेंगलुरु में पहली बार पेट्रोल की कीमत ₹110 प्रति लीटर के पार चली गई है। Petrol and diesel today, as we got up in the morning, were increased by ₹2.71 a litre. The second news was the price of crude oil has gone down, has dropped drastically. It has fallen below $100 a barrel to $98.6 a barrel. राउज एवेन्यू कोर्ट से महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को बड़ा झटका लगा है। जंतर मंतर पर महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में कोर्ट ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को दोषी ठहराया है। 5 जून को अलका लांबा की सजा पर राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। जुलाई 2024 में अलका लांबा के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। देखिए, यही उम्मीद थी, यही होने वाला है। जुलाई 2024 का मामला है, मॉनसून सत्र चल रहा था और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं और मेरी सारी बहनें जंतर मंतर पे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत महिला आरक्षण लागू करो और महिलाओं को सुरक्षा दो, इस मांग को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट आंदोलन कर रही थी। वही मामला मुझ पे जो है उस समय पुलिस ने दबाव कहूँ या अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझ पे एफआईआर की। 2024 में मुझे चार्जशीट किया, 24 से 25, 25 से 26 इसी कोर्ट में मैं चक्कर काटती रही और आज पता लगता है मुझे कन्विक्ट कर दिया गया, मुझे दोषी पाया गया है कि मेरा अपराध था कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा और महिला आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर पहुंचकर आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। कैसे? ये बहुत बड़ा अपराध है मेरे खिलाफ, जिसमें मैं दोषी करार हुई हूं और मुझे सजा सुनाई जाएगी। 5 जून को शायद सजा सुनाएंगे और बिल्कुल स्वागत है, डरने वाली नहीं हूँ। दोबारा बोल रही हूँ, जितनी मर्जी सजाएं दे दीजिए। महिला सुरक्षा का मामला पूरे देश में, आज दहेज हत्याओं का मामला ले लीजिए, नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार के मामले ले लीजिए, हमारे हिस्सेदारी हक और अधिकारों की संसद के अंदर बात ले लीजिए, पूरा देश में त्राही त्राही मची हुई है और हम अगर लड़ते हैं पहली अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर और हमें दोषी करार देकर सजाएं देने का फैसला किया जाता है। स्वागत है। देख रही थी आज ब्रजभूषण शरण भी बैठे हुए थे बाहर, मेरे बाद उनका नंबर था। बेटी ने यौन उत्पीड़न के आरोप, गंभीर आरोप लगाए थे। एफआईआर इसी दिल्ली पुलिस ने नहीं की थी, जिस दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर करके मुझे चार्जशीट करके इस अदालत में 2 साल घुमाया, उसी दिल्ली पुलिस ने हिम्मत नहीं दिखाई, कायर कमजोर हो चुकी थी, दबाव में थी गृह मंत्री के। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर होती है और आज ब्रजभूषण बैठा हुआ है और रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि उसे तो रिहा करना ही है ना, दबाव है। लेकिन अलका लांबा के ऊपर दोषी करार देकर जेल और सजाएं उनको दी जाएं, ये 30 साल के मेरे राजनीतिक संघर्ष में पहला अपने आप में मामला है जिसमें एफआईआर हुई है, चार्जशीट हुई और दोषी करार दी हो। वरना भाजपा में तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग बच्चियों के बलात्कारी, यौन उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, हत्या के आरोपों में भी
वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं और हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष यूं ही जिंदा रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में अब खुद कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला लिया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी.एम. पंचोली की बेंच ने की। इस सुनवाई के कारण ट्विशा के परिवार को अब न्याय की उम्मीद जगी है। वहीं सीजेआई ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें कोई शक नहीं है कि पीड़ित और आरोपी जांच में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर भी चिंता जताई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सोमवार को इस पर सुनवाई भी की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी.एम. पंचोली की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए निष्पक्ष जांच की जरूरत पर जोर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मीडिया ट्रायल को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार या दूसरे पक्ष के बयानों को सनसनीखेज तरीके से पेश करने से बचा जाए और कानून को अपना काम करने दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने जांच एजेंसियों पर भी भरोसा जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए जांच एजेंसियों के ही सामने अपनी बात उन्हें रखने के लिए कहा। इसके साथ ही अदालत ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ट्विशा शर्मा केस के वकील मृणाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने से लोगों का कोर्ट पर भरोसा बढ़ेगा और परिवार को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया वो कमेंडेबल है, बहुत प्रेज वर्दी है और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की और पूरे देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे पब्लिक के फेथ को डेवलप करती है। क्योंकि कहीं भी किसी लेवल पे इंस्टीट्यूशनल बायसनेस अगर है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है इन्वेस्टिगेशन में, तो वो सारी चीज़ें अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉग्निजेंस ले लिया है तो अब वो कुछ नहीं होंगी। जो भी होंगी लैकिंग वगैरह अब सीबीआई ने चूंकि टेक ओवर कर लिया है, तो मेरे ख्याल से अब इस फैमिली को, और ये सिर्फ एक फैमिली के एक इंडिविजुअल केस का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे इंटायर आप देखेंगे इंडिया के अंदर इस तरह कई सारे केसेस हैं और ये एक फैमिली का सिर्फ मामला नहीं है। ये पूरे इस केस के लिए आप देखेंगे तो हर फैमिली के लिए जहाँ भी इस तरह की घटना घट रही है वो ये बहुत बड़ा आंसर होगा और ये बहुत बड़ा जवाब होगा सबके लिए। तो हमें यही उम्मीद है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच वो निष्पक्ष जांच हो और उसको जो मतलब अपराधी हैं उनको सजा मिले। ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपनी सास गिरिबाला सिंह के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। फिलहाल पूरे मामले पर देश भर की नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी और ट्विशा की मौत के मामले का सच जल्द ही देश के सामने आएगा। राष्ट्रपति भवन में हुए एक खास समारोह में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को कला में उनके शानदार योगदान के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जब उनकी पत्नी हेमा मालिनी यह ऐतिहासिक सम्मान लेने के लिए स्टेज पर आईं तो वह अपने गुजर चुके पति की यादों में पूरी तरह खो गईं। उनके चेहरे पर गर्व के साथ साथ किसी अपने को खोने का दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उनके साथ उनकी बेटी आहाना देओल की आंखों में भी आंसू आ गए।
संभल में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि केंद्र और राज्य ने दोनों सरकारों की सभी योजनाओं की विभागवार और विस्तार से समीक्षा करने के बाद मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि संभल ने विकास के मोर्चे पर बेहतरीन काम किया है। कई परियोजनाएं जमीनी स्तर पर पहले ही लागू की जा चुकी हैं। प्रदेश और देश की केंद्र की सभी योजनाओं की बिंदुवार विभागवार समीक्षा के उपरांत मैं कह सकता हूं कि संभल जनपद ने विकास के मोर्चे पर सर्वश्रेष्ठ काम किया है। ढेर सारी परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और ढेर सारी अभी धरातल पर उतारना है, जो कुछ प्रस्तावित हैं, कुछ सैंक्शन हो रही हैं, कुछ प्रोसेस में है। आप सब लोग भी 17 से पहले के संभल का एक बार जरा चित्र देखिएगा और 17 के बाद से अब तक का देखिएगा। इन 9 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ की जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम भावना के साथ पूरे जिले के अधिकारियों को लेकर अच्छा काम किया है। और बिजली के मामले में गर्मी के सीजन में लोगों को दिक्कत ना आए, हमने यहाँ के जो एसी आइडियल है उनको कहा है कि हर स्थिति में कोई भी विद्युत समस्या आ नहीं पाए और जिले में जो भी और आवश्यकताएं उन्हें हम शीघ्र पूरा करेंगे। अपने संभल जनपद को हम सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में अव्वल दर्जे पर स्थापित करने का काम करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली जिमखाना क्लब को लुटियंस दिल्ली स्थित 27 एकड़ का परिसर 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस भूमि की आवश्यकता रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अन्य रणनीतिक उद्देश्यों के लिए है। मंत्रालय के आदेश के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए इस जमीन का उपयोग करना चाहती है। फिलहाल क्लब प्रबंधन की ओर से इस आदेश पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई पूरे देश के अंदर है। आज लड़ाई बिल्कुल सीधी है, नफरत बनाम मोहब्बत, अमीर बनाम गरीब। इस लड़ाई में हम सबका साथ चाहते हैं। इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। देश के अंदर एक ही नेता है जिन्हें डर नहीं लगता। उन्हें ना ईडी डरा सकती है और ना ही सीबीआई। राहुल गांधी सबके साथ की बात कर रहे हैं। जिसे साथ आना है वह साथ आए, किसी के लिए पाबंदी नहीं है। सबका मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे। उसे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। गाय, यही तो मुद्दा है। यही मुद्दा है कि गाय की संख्या कम ना हो। नहीं, हम ज्यादा बना, हम अपनी इसके नाम पर पिट रहे हैं भैया। इसके नाम पर मुसलमान का कत्ल हो रहा है। इसके नाम पर मुसलमान को सड़क पर रोक करके मारा जाता है। हमारी लड़ाई पूरे देश के अंदर, लड़ाई आज बिल्कुल सीधी सीधी है। नफरत बनाम मोहब्बत, अमीर बनाम गरीब। और उस लड़ाई के अंदर हम सबका साथ चाह रहे हैं। उसका नेतृत्व सब जानते हैं कि नेतृत्व राहुल गांधी कर रहा है। देश के अंदर एक ही नेता है जिसको डर नहीं लगता, जो खौफ नहीं खाता, जिसको ना ईडी डरा सकती है ना सीबीआई डरा सकती है। राहुल गांधी जी सबका साथ, सबके साथ बात कर रहे हैं। तो जिसको साथ आना है साथ आए, इसमें किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हम लोग कॉमन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म जो इस देश की नस नस के अंदर बसा है वो देश के अंदर बचना चाहिए। यही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं। देखिए, देश के अंदर रोज तेल के दाम बढ़ रहे हैं। तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो गरीब आदमी की रीढ़ टूट जाएगी। और गरीब आदमी के ऊपर ये जो मार पड़ रही है, इस मार को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और हम लोग लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। अभी और बढ़ेंगे भाई, हर हफ्ते बढ़ेंगे। इनके हाथ में नहीं है। इन्होंने जो समझौते किए हुए हैं उन समझौते के तहत ये बंद गए। इन्होंने देश की जनता को सड़क पर लाने का काम कर दिया। फतेहपुर जनपद के नागरिकों को लगातार तेल कीमत बढ़ने से सिंचाई और खेत जुताई काफ़ी महंगी होती जा रही है। किसानों और व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की जेब में सीधा डाका डाला जा रहा है। 15 मई से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी को लेकर फतेहपुर वासियों का क्या कुछ कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। मौजूद
सुविधाएं, इनसे बात करते हैं। पेट्रोल और डीजल में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना होगा, तो लगातार जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं उससे आप लोगों को क्या क्या दिक्कतों को सामना? अरे बहुत सारा नुकसान हो रहा है, बताइए। इतना महंगाई बढ़ते चले जा रही है, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। प्रतिदिन 2-3 रुपए पर लीटर बढ़ रहा है, कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आने जाने में वैसे भी बहुत दिक्कत होती है। बताइए, सरकार कह रही है पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, पैदल थोड़ी ना धूप में जाना होगा। प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि इस समय पेट्रोल और डीजल बचाइए, तो आप लोग तो कार से लगातार चल रहे हैं। अब मजबूरी है, तपती हुई धूप को देखते हुए कार से तो चलना पड़ेगा, नहीं तो जान दे देंगे फिर इस तरह की धूप में। बताइए, क्या नाम है आपका? मोनू साहू। क्या करते हैं आप? अब छोटी मोटी दुकानदारी है। क्या आ रहे हैं लगातार जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं? क्या बताएं, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? बस ऐसे आप लोग रेट बढ़ा रहे हैं कि वही रेट लगातार किराए में चला रहे हैं? वही रेट किराए में चला रहे हैं। तो आप लोगों को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? सवारी पैसा नहीं दे रहे। किस लिए नहीं दे रहे हैं? इसे नहीं दे रहे कि मैंने रोज रोज क्या पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे क्या? रोज रोज हम बढ़ाते रहेंगे क्या? भीषण गर्मी के बीच राजधानी रांची इन दिनों गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। शहर के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान हैं। लगातार बढ़ते तापमान और जल स्रोतों के प्रभावित होने से स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है। जल संकट को देखते हुए रांची नगर निगम ने राहत कार्य शुरू करते हुए शहर के विभिन्न प्रभावित इलाकों में पानी के टैंकर तैनात किए हैं। निगम की ओर से जरूरतमंद क्षेत्रों में नियमित रूप से पेयजल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई मोहल्लों में कई दिनों से पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे दैनिक कार्य काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। नहीं, सही बात है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।